नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का यह दूसरा पाठ है। इसमें धर्मवीर भारती का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। सबसे पहले धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय। जैसा कि धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। ये अंधा युग नामक इनकी गीति नाट्य है, इससे इनकी प्रसिद्धि हुई थी। तब से ये धर्मवीर भारती जाने पहचाने जाते हैं। अंधा युग गीति नाट्य से लोकप्रिय धर्मवीर भारती स्वतंत्रता के बाद ही साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1926 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा था और माता का नाम श्रीमती चंदा देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की हैं और इसी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त भी हुए। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक से ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए और 1959 में धर्मयुग पत्र का इन्होंने संपादन भार संभाला। इलाहाबाद से बम्बई आ गए और 1971 में भारत और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था में स्वतंत्रता युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करने के लिए युद्ध स्थल पर गए। उसे धर्म युद्ध में प्रकाशित किया। बाद में यह विवरण ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। धर्म युग के अतिरिक्त इन्होंने निकष और संगम नामक पत्रों का भी संपादन किया है। आजीवन साहित्य साधना में व्यस्त रहे हैं। 1997 में बम्बई में इनका निधन हो गया था। धर्मवीर भारती बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। गद्य और पद्य दोनों में ही विद्याओं में वृद्धि की है। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, हम देखेंगे। इनके काव्य संग्रह कौन सा है? ठंडा लोहा। इसका ठंडा लोहा 10वीं 12वीं में भी आया हुआ है। 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया तुम्हारे इसमें कविता आएगी जो राधा है, उसका विरह वर्णन किया गया है। सपना, अभी भी, अदंत और इनका गीति नाट्य अंधा युग महाभारत के ऊपर वर्णन किया गया है। कहानी है इनकी बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी इनके उपन्यास भी हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश और निबंध भी है। पश्चंती कहनी है कहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, एकांकी है, नदी प्यासी थी, रिपोर्टाज है, ब्रह्मपुत्र की मोर्चाबंदी, मुक्त क्षेत्र, युद्ध यात्रा, यानी कि ये रिपोर्टर के रूप में इन्होंने 1971 की लड़ाई के रूप में इन्होंने उसका वर्णन किया है। इनके संस्मरण है शब्दिता और यात्रा वृत्तांत है, यात्रा चक्कर। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, किसी भी साहित्यकार है उसकी विशेषताएं होती हैं जो इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। धर्मवीर भारती का साहित्य कई मोड़ों से होकर गुजरकर आज एक विशिष्ट मुकाम यानी उपलब्धि पर पहुंच चुका है। इनकी काव्य यात्रा के आरंभिक मोड़ पर धर्मवीर भारती छायावादी गीतकार के रूप में अवतरित हुए। जो छायावाद युग था उसमें गीतकार के रूप में थे, परंतु अगले ही मोड़ पर उनके साहित्य में मासलता, प्रेम रूप, यौवन, आनंद के दर्शन होते हैं। भारती अपने काव्य में 7 गीत वर्ष में अपनी वास्तविक राह पर प्रौढ़ता प्राप्त कर लेते हैं। इनकी रचनाओं में सिद्धों का रतिवाद, वैष्णव भक्तों का महाभाव और अस्तित्ववादियों का जो क्षणवाद है और छायावाद का रोमांच और संभ्रांत वर्ग की परिष्कृत रुचि और पैनी पर्यवेक्षण शक्ति, अभिराम संश्लिष्ट शैली के दर्शन होते हैं। इनके पूरे साहित्य में क्या है, जो आदिकाल में सिद्धों का जो रिद्धि सिद्धि था उसका वर्णन है और जो वैष्णव भक्तों का जो उन्होंने भगवान के प्रति महाभाव था उसका वर्णन है। जो अस्तित्व को दर्शन था, जो क्षणवाद का वर्णन किया है। छायावाद में क्या है, रोमांटिसिज्म और सम्राट माने प्रगतिवाद वर्ग की जो रुचि है उन पर इन्होंने पैनी नजर से अपना वर्णन किया है। इनके काव्य में प्रेमानुभूति से लेकर विद्रोहात्मक स्वर
जो विद्रोह का स्वर होता है, सब कुछ उपलब्ध है इनके काव्य में। भारती कहीं सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करने प्रति सजग हैं तो कहीं निराशा, पलायन, अनास्था का कुहासा दूर करने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। छायोदोत्तर कविताओं में अनेक विशेषताएं इनके काव्य में मिलती हैं। जैसे डॉक्टर रविंद्र भरमर ने इनके काव्य का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि धर्मवीर भारती समय सामयिक माने जो वर्तमान की घटनाओं को काव्य चेतना के प्रतिनिधि कवि हैं। ये जीवन की सच्ची अनुभूतियों का सहज शिल्पी माने निर्माण करने वाला। अतः इनके काव्य में न तो किसी प्रकार की सैद्धांतिक दुराग्रह है, यानी किसी सिद्धांत को अपनाया नहीं है, और न ही शिल्पगत दुराव है, यानी बनाने में कोई कठिनाई है। प्रयोगवाद और नई कविता के संदर्भ में इनकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। इनके काव्य में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहली है रोमानियत। रोमानियत की भावना। रोमानियत क्या है? रोमांटिक से आता है। रोमांटिक आदमी प्रेम और उल्लास का वर्णन करता है। माथुर की तरह धर्मवीर भारती की कविताओं में रोमानियत की भावना प्रधान है। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, रूपाशक्ति आदि की उच्छल अभिव्यक्ति हुई है। इनके काव्य में प्रेम का वर्णन यह है। इनकी यह रोमांटिक प्रवृत्ति छायावादी, जो छायावादी कवि कौन थे? 4 थे, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी और सुमित्रानंदन पंत। उन्हीं की तरह अतीन्द्रिय और वायवीय न होकर बाह्य मासल है। इन्होंने संघर्ष चेतना और यथार्थ जीवन को भी रोमानी दृष्टि से ही देखा है। भारती को रोमानी अनुभूतियों का कवि स्वीकृत किया है। जैसे इनकी कविताएं बादलों की पात और इन फ्रीजी होठों पर, मुग्धा, गुनाह का गीत में प्रेम के मासल रूप को नए उपमानों और प्रतीकों के माध्यम से चित्रित किया है। प्रेम के नए नए रूपों का वर्णन किया है। ये नए प्रस्तुत और प्रतीक प्रयोगवादी शिल्प की पद्धति के निकट है। नारी के रूप सौंदर्य का एक मासल चित्रण दृष्ट है यहाँ पर इन पंक्तियों में। इस गीत में कवि ने नारी की सौंदर्य यौवन का उदात्त प्रेम की अनुभूतियों का वर्णन किया गया है। यह शास्त्रीय शब्दावली में संयोग श्रृंगार की कल्पना है। धर्मवीर भारती ने वियोग के भी अनुभूति पूर्ण चित्र अंकित किए हैं। जैसे डोले का गीत उदाहरण के लिए लिया जा सकता है। गीत में अनुभूतियों को ईमानदारी से दर्शनीय है। जैसे इन पंक्तियों में कहा है, अगर डोला कभी इस राह से गुजरे तो कुबेला यहाँ अबलवा तले रुक एक पल विश्राम लेता है। मिलो जब गांव भर से बात कहना, बात सुनना, भूल कर मेरा न हरगिज नाम लेना। यानी वह क्या कहती है? जो डोला है वह अपने पति भोला था, उसके बारे में बता रही है। यदि वो डोला यहाँ से गुजरे तो उसके आगे नाम मत लेना। अगर कोई सखी कुछ जिक्र मेरा छेड़ बैठे तो हंसी से टाल देना, बात आंसू थाम लेना। भारतीय वियोग के गीतों की समृद्धि चित्रों की प्रधानता है। डोले का गीत के अतिरिक्त फागुन की शाम, यादों का बदन और आंगन की कविताओं में समृद्धि है। इनकी दूसरी प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। धर्मवीर भारती के काव्य में प्रकृति को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। वैसे तो सभी कवि प्रकृति चित्रण में प्रकृति को विशेष स्थान देते हैं। प्रकृति को भी कवि ने रोमानी दृष्टि से ही देखा है। कल्पना प्रिय कवि ने प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण किया है। प्रकृति के उद्दीपन और अलंकारिक और मानवीकरण चित्रण करने में भी कवि सफल रहा है। जैसे घाटी का बादल, नवंबर की दोपहर, पावस का गीत, सांझ का बादल आदि कविताएं और देखी जा सकती है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दृष्टि है, अपने हल्के फुल्के उड़ते स्पर्शों से मुझको छू जाती है जॉर्जेट के पीले पल्ले सी यह दोपहर नवंबर की। और जैसे सांझ के बादल कविता में प्रस्तुत और बिमो की योजना में कवि ने प्रकृति के मनोहरम चित्र अंकित करने में सफल रहा है।
अप्रस्तुत माने जो नहीं दिखने वाले, उनके माध्यम से कवि अपनी बात कहना चाहता है। भारती ने प्रकृति चित्रण मुख्यतः रोमानी संदर्भ से युक्त है। अनास्था और निराशा और पराजय की भावना। धर्मवीर भारती के काव्य में क्या है? अनास्था। यदि आदमी की कोई आशा पूरा न हो तो वह निराश हो जाता है, अनास्था का शिकार हो जाता है, निराशा कुंठा हो जाती है। उसका वर्णन क्या? प्रयोगवादी नई कविता में अनास्था, निराशा, पराजय के स्वर मुख्य रूप से मिलते हैं। धर्मवीर भारती के काव्य में अनास्था, निराशा, पराजय का चित्रण किया है। धर्मवीर भारती की प्रवृत्तियों में कतिपय उदाहरण है। ऐसा लगता है आज मेरा सारा जीवन नष्ट है, ऐसा लगता है आज मेरी सारी साधना भ्रष्ट है, मैंने हर दम घोटा है अपने सपनों का दम पर। तो ऐसे इनकी और एक दो कविताएं हैं, मैं इनका वर्णन नहीं करूंगा। जैसे अंधा युग में धर्मवीर भारती ने आधुनिक युग की परिस्थितियों और समस्याओं और मूल्यों की व्याख्या की है। इस काव्य रूपक में धृतराष्ट्र, जो अंधे थे धृतराष्ट्र, और गांधारी जड़ मोह, जो दुर्योधन के प्रति मोह है, दोनों अंधे हो जाते हैं, उसको राजगद्दी दे देते हैं और पांडवों को बाहर निकाल देते हैं हस्तिनापुर से। तो इसीलिए महाभारत का युद्ध होता है। अश्वत्थामा बर्बरता का जो युद्ध करता है। महाभारत का युद्ध में संजय जीवन की यथार्थता का प्रतिरूप है। अंधा युग में कवि ने आज के युग में व्याप्त अमानवीय अनास्था, निराशा, कुंठा आदि का चित्रण किया है। अगला है आस्था और निर्माण का स्वर। कवि ने निराशा के साथ साथ आस्था और निर्माण का स्वर भी गूंजता है। जैसे प्रेम, वासना, निराशा, अनास्था के स्वरों के अतिरिक्त भारती के काव्य में आस्था, विश्वास और निर्माण की गूंज है। निराला के प्रति जैसे थके हुए कलाकार से फूल, मोमबत्तियां और टूटे सपने आदि कविताओं के इस दृष्टि से सशक्त है। थके हुए कलाकार से ये प्रस्तुत की गई हैं पंक्तियां। सर्जन की थकान भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, यानी कि धरा को बनाना अधूरा पड़ा है, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी सौरभ की नींव का भी पता, यानी कि तने सौरभ की नींव का भी कुछ अभी निर्माण शुरू नहीं किया है, अभी विश्राम मत कर। सर्जन की थकन भूल जा देवता, यह थके हुए कलाकार हमारे कविता है, इसका हम आगे वर्णन करेंगे। सैन्य सैन्यम आस्था का स्वर दृढ़ होता जाता है, यानी धीरे धीरे आस्था का स्वर दृढ़ हो जाता है। कवि मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता मानता है और भविष्य के प्रति वह आस्थावान बन जाता है। आस्था का स्वर इन पंक्तियों में दृष्ट है। कल भी हम खिलेंगे, हम चलेंगे, हम उगेंगे और वे सब साथ होंगे आज जिनको रात ने भटका दिया था। और लास्ट है इनकी चौथी भाषा शैली। धर्मवीर भारती की भाषा आम बोलचाल, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज सरल है और भाषा में शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, शब्दावली की प्रधानता है। देशी विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है, भाव नहीं का मतलब है प्रयोग किया है, उसका भी प्रसाद गुण है। और इन्होंने अपने काव्य में नए उपमानों, प्रतीकों का खुलकर प्रयोग किया है। बिंब विधान आधुनिक भाषा शैली के अनुरूप है। और इनके कथ्य माने कविताओं में, कथाओं में स्पष्टता के लिए अपनी भाषा में बिंबों का खुलकर प्रयोग किया है। बिंब ये बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहकर उसे सरल बना देते हैं। इन्होंने ये बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहकर उसे सरल बना देते हैं। अपने साहित्य में काव्य के अनुरूप शैलियां इनकी कैसी है? चित्रात्मक, वर्णात्मक, विचारात्मक, आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक का खुलकर प्रयोग किया है। ये मुख्य छंद, इन्होंने मुख्य छंद शैली अपनाई है। इनमें इन्होंने अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उपमा, रूपक, दीपक आदि का वर्णन किया है। इनकी भाषा आत्मकथात्मक शैली का एक रूप है। मैं हूँ रथ का टूटा हुआ पहिया, लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने कब इस दुर चक्रव्यूह में अक्षोणी सेना को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। इन पंक्तियों के माध्यम से भाषा सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसको
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।